गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, कल हम लोग क्या कर रहे थे? एटॉमिक वेट। नेक्स्ट थर्ड सेकंड कितने पॉइंट अपने पढ़े थे? दो ना, एक जूलॉन्स पेटिट लॉ और दूसरा हमारा मेटल क्लोराइड वाला। थर्ड आइसोमॉर्फस जो रह गया था हमारा, वो पढ़ लेते हैं। आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। हेडिंग डालिए आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस और इसमें लिखिए isomorphous substances have the same formula. Isomorphous substances have the same formula. Have the same formula. Isomorphous substances have the same formula as isomorphous have the same formula as they have the same number of atoms as they have the same number of atoms as they have the same number of atoms which are arranged in similar manner, which are arranged in similar manner, which are arranged in similar manner, which are arranged in similar manner. Done. तो देखिए एग्जाम्पल, मुझे इसको ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल जैसे बोला जाए, एनी एलिमेंट इज एन कंपाउंड या एन एलिमेंट क्लोराइड। अगर मैं बोल दूं एन एलिमेंट क्लोराइड, an element chloride is isomorphous with मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बोला जा रहा है कि किसी एलिमेंट का जो क्लोराइड है वो आइसोमॉर्फस है विद मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम क्लोराइड का जैसा फॉर्मूला लिखा गया है वैसा ही फॉर्मूला किसका लिखा जाएगा? इस एलिमेंट क्लोराइड का सेम फॉर्मूला होगा, सेम टाइप का फॉर्मूला, क्योंकि सेम टाइप का एटम का अरेंजमेंट होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है, तो एलिमेंट क्लोराइड क्या बोला जाएगा? एलिमेंट क्लोराइड, उस एलिमेंट को मैं कुछ भी ले लूं, अगर मैंने E ले लिया या X ले लिया, कुछ भी ले लिया जाए, जैसे मैंने X ले लिया तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा XCl2, where X is the element, where X is the element, X is the element। तो उस एलिमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MCl2। एलिमेंट क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 बिकॉज दिस इज आइसोमॉर्फस विथ MgCl2। सिमिलर वे में ले लीजिए, element phosphate is isomorphous with an element phosphate is isomorphous with calcium phosphate Ca3PO4 whole twice। तो जो हमारा एलिमेंट फॉस्फेट होगा वो क्या लिखा जाएगा? अब वो एलिमेंट कौन सा है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके फॉस्फेट का हम फॉर्मूला बता सकते हैं, मतलब वैलेंसी हम बता सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो एलिमेंट फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? X3PO4 होल ट्वाइस।
वेयर एक्स इज द एलिमेंट। तो बताइए वैलेंसी क्या है इसकी, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कितनी होगी इस एक्स की, वेयर एक्स इज द एलिमेंट। एलिमेंट एक्स की वैलेंसी क्या होगी, 2 आएगा, बिकॉज हम फॉर्मूला कैसे लिखते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना। तो आपको एलिमेंट दिया नहीं था, लेकिन हम एलिमेंट की वैलेंसी डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। कैसे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको आइसोमॉर्फस दे रखा है विद दिस। तो जैसा फॉर्मूला इसका है कैल्शियम फॉस्फेट का CA3PO4, वैसे ही फॉर्मूला इसका होगा। जैसे यहाँ वैलेंसी कैल्शियम की 2 है, वैसी वैलेंसी एक्स की होगी 2। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एक्स हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं, वैलेंसी ऑफ x2। तो आपको एलिमेंट पता नहीं है, फिर भी आप उसकी वैलेंसी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइसोमॉर्फिज्म। वैसे जैसे ऊपर हमने लिया था एलिमेंट क्लोराइड इज आइसोमॉर्फस विद MgCl2, तो MgCl2 में मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन 1। अब एलिमेंट क्लोराइड बना तो XCl2, तो x की वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ x पहले केस में, यहाँ पे वैलेंसी ऑफ x कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो ये यहाँ से हम वैलेंसी बता सकते हैं। तो वैलेंसी एंड एटॉमिक वेट फिर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो ये आइसोमॉर्फिज्म है, बस यही आइसोमॉर्फिज्म। मतलब जो आइसोमॉर्फस फॉर्मूले होते हैं वो सेम टाइप के फॉर्मूले होते हैं, और जो एटम्स होते हैं उनमें उनका अरेंजमेंट भी सेम टाइप का होता है, सेम टाइप का अरेंजमेंट विद सेम नंबर ऑफ फॉर्मूला। ओके, नोटेड, यहाँ तक नोट कर लीजिए। वैलेंसी, अरे वैलेंसी ये क्या सिखाया था भाई, वैलेंसी नहीं निकाल पा रहे हो अभी तक, अभी तक वैलेंसी नहीं निकाल पा रहे हो। ये कैल्शियम फॉस्फेट है, ये एक्स लिखा है, एक्स की वैलेंसी यहाँ 2 होगी, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 3। स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के साथ 3 जाएगा, PO4 के साथ 2 जाएगा। तो अगर फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला देख के वैलेंसी बता सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो फॉर्मूला लिखा जाता है। तो वही तो लिखा है यहाँ, X3PO4 लिखा है अगर, तो इसका मतलब x की वैलेंसी 2 रही होगी, PO4 की 3 रही होगी, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला आया है। तो फॉर्मूला से तुरंत वैलेंसी पता चल जाएगी। चलिए, तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं जो एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, आइसोमॉर्फिज्म पे। ठीक है, तो क्वेश्चन, क्वेश्चन रुके देखने दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, Cu2s and Ag2s, Cu2s and Ag2s are isomorphous। वो तो दिख ही रहा आइसोमॉर्फस है, सेम टाइप का फॉर्मूला है। आइसोमॉर्फस इन विच परसेंटेज ऑफ सल्फर, in which percentage of sulfur, in which percentage of sulfur are 20.14% and 12.94%, 12.94% respectively, 12.94% respectively। आगे पूछा है कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट द एटॉमिक, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर एंड सल्फर, सिल्वर एंड सल्फर, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर एंड सल्फर, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। Cu2s and Ag2s are isomorphous in which percentage of sulfur are 20.14% and 12.94% respectively. Calculate the atomic weight of silver and sulfur.
कल को होमवर्क दिया था, होमवर्क कंप्लीट हुआ या अभी हाफ हो पाया है? कितने क्वेश्चन हो गए उसमें? हाफ हुआ है, पूरा नहीं हो पाया? ठीक है, तो जो बच्चे क्वेश्चन है वो आज खत्म करिएगा। जिनका हाफ हो गया वो आज खत्म कर लेंगे, जिनका 10, 15, 20 जो भी बाकी है वो आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रियंका आपका कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। हाँ, आज तो करना ही है, आज तो करना ही है, आज कर देंगे। चलिए, नोट कर लिया क्वेश्चन? चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, Cu2s एंड Ag2s। हाँ, आज जो बचा हुआ होमवर्क है, जो कल का पोर्शन था वो करिएगा, और बाकी होमवर्क मुझे मिलता है, अगर मैं डीपीपी बना के देखता हूँ, नहीं तो डाल दूंगा। वो डीपीपी फॉर्म में ही है जो आपको डाला गया है। अब मोल वाले क्वेश्चन ही हैं उसमें, इजी क्वेश्चन जो कल डाले थे, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए अभी इधर देखिए। So Cu2s and Ag2s are isomorphous in which percentage of sulfur are this and this percent। ठीक है, तो देखो अगर मैं 100 ग्राम ले लूं, 100 ग्राम Cu2s, 100 ग्राम ऑफ Cu2s, क्योंकि परसेंटेज दिया है तो 100 ग्राम ले सकते हैं। आपको बताया था परसेंटेज हो तो उसको 100 लेके आप कर सकते हैं। सो 100 ग्राम ऑफ Cu2s में सल्फर कितना है? सल्फर है 20.14 ग्राम, इतना परसेंट दिया है, यानी इतना ग्राम सल्फर होगा। और बाकी बचा क्या होगा? बाकी क्या चीज बचेगी? कॉपर ही बचेगा ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट है। कॉपर और सल्फर दो ही चीज है Cu2s में। तो अगर सल्फर 20.14 ग्राम है तो कॉपर कितना ग्राम होगा? कॉपर हो जाएगा 100 माइनस 20.14, और 100 माइनस 20.14 का मतलब 79.86 ग्राम। सिमिलर वे में 100 ग्राम ऑफ Ag2s, 100 ग्राम ऑफ अगर Ag2s लिया, 100 ग्राम Ag2s लिया, तो उसमें सल्फर कितना प्रेजेंट होगा? अमाउंट ऑफ सल्फर विल बी 12.94 ग्राम, क्योंकि 12.94 ग्राम परसेंटेज प्रेजेंट है Ag2s में सल्फर। और उसमें बचा हुआ सिल्वर, सिल्वर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 12.94 ग्राम। 100 माइनस 12.94 ग्राम का मतलब 87.06 ग्राम। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? पहले ये दो लाइन सबको क्लियर है? सल्फर का अगर परसेंटेज दिया है तो उसका मास इतना होगा, तो बाकी कॉपर एंड सिल्वर का मास निकाल सकते हैं 100 माइनस करके। क्लियर? आगे चलें। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास सल्फर का मास, दोनों ही केसेस में, Cu2s में एंड Ag2s में। एंड कॉपर का मास भी हमारे पास है एंड सिल्वर का मास भी है। अब पहले हम Cu2s की बात करते हैं, क्योंकि एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर एंड सल्फर आपसे पूछा है, इसका मतलब कॉपर का एटॉमिक वेट आप यूज कर सकते हैं। सिल्वर एंड सल्फर तो निकालना है, सिल्वर का एटॉमिक वेट, सल्फर का एटॉमिक वेट, तो कॉपर का एटॉमिक वेट यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इन कंपाउंड Cu2s, इन कंपाउंड Cu2s, अब वही फॉर्म लिख रहा हूं मैं जो मैंने आपको ये चैप्टर एटॉमिक वेट जब हमने स्टार्ट किया था, तो जो पहले आप फॉर्म बताया था कि किसी भी कंपाउंड के लिए क्या लिख सकते हैं। इन कंपाउंड Cu2s के लिए ये लाइन में लिख सकता हूं, 2 इंटू मोल्स ऑफ S क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ S जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर will be equal to 1 into moles of copper। करेक्ट है ना ये लाइन? ये तो क्लियर होनी चाहिए, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर, और यहाँ लिखा है 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ कॉपर। 2 इंटू मोल्स की जगह मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मोल्स का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इधर मोल्स
मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब यहाँ पे सल्फर, सल्फर का मास कितना था Cu2s के केस में? Cu2s के केस में देखिए सल्फर का मास हमने कितना निकाला था, सल्फर है 20.14, सल्फर का मास इन केस ऑफ Cu2s 20.14, और सल्फर का एटॉमिक मास निकालना है तो हम x मान लेते हैं, x, क्योंकि सल्फर का तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। देन मास ऑफ कॉपर कितना था, ये 20.14 था तो वो कितना था 79.86, और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर हमने पढ़ रखा है 63.5। ये रख दिया, यहाँ से क्या x की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो अगर हम x निकालेंगे इधर लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 20.14 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 79.86, 79.86, ये x की वैल्यू आई। ये x की वैल्यू आई 2 इंटू 20.14 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 79.86। इसको कैलकुलेट करके निकालिए, राउंड ऑफ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है, सल्फर का एटॉमिक मास जैसे 79। सॉल्व करिए सब लोग, कैलकुलेट करके आंसर बताइए। 2 इंटू 20.14, जिसको आप 20 रख सकते हैं, देन 63.5 डिवाइडेड बाई 80, 32.02। तो 32 के अराउंड ही आएगा, सल्फर के मास की बात हो रही है तो 32 ही आएगा एटॉमिक मास, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास हम 32 ही पढ़ते हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर ये कितना आ गया 32, करेक्ट। एक आंसर आ गया। अब हमें बस निकालना है किसका, Ag का एटॉमिक वेट। हाँ अप्रॉक्सीमेट ही 32 आएगा, एग्जैक्ट 32 नहीं, अप्रॉक्सीमेट ही बोल रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करोगे 32 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको आप 32 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया Cu2s। चले आगे, अब सेम चीज हमें Ag2s के केस में करनी है। इन केस ऑफ Ag2s, इन कंपाउंड Ag2s के लिए भी ये लाइन में लिख सकता हूं, 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर will be equal to 1 into moles of Ag। तो 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ सल्फर का मतलब सल्फर की जगह क्या आ जाएगा, उसका मास, जो भी मास है, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय जो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 इंटू मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ Ag, मतलब Gm रख देंगे तो ये आ गया। अब देखिए यहां से 2 इंटू मास ऑफ सल्फर कितना था, किसमें, Ag2s के केस में, Ag2s के केस में सल्फर का मास कितना था, Ag2s के केस में सल्फर का मास कितना था 87 पॉइंट, नहीं Ag का मास था वो 87.06, और सल्फर का मास कितना दिया था 12 पॉइंट समथिंग ना, 12.94, 12.94। ठीक है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, ये तो अभी हमने कैलकुलेट ही किया 32। अभी Cu2s में हमने कैलकुलेट किया, वो हमने यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Ag 12.94 है, तो ये आ जाएगा कितना 87.06 डिवाइडेड बाय, ये मास निकालना है इस बार, इसका मास मान लिया y एटॉमिक मास, तो y की वैल्यू निकालेंगे। y इधर चला जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 87.06 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12.94, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 16 सीधा सीधा,
तो यहाँ से y की वैल्यू, y क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, तो y विल बी इक्वल टू 87.06, 87.06 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 12.94, तो ये y आया। कैलकुलेट करिए, 87.06 मतलब 87 रख लो सीधा, ये तो 16 है ही, और 12.9 को 13 मान लो, मतलब राउंड ऑफ करके अगर ऐसे करें 87.06 18 ले लेते हैं, इसको 16 ले लेते हैं, इसको 12.9 को 13 मान लेते हैं, और ऐसे कैलकुलेट करके निकालिए, राउंड ऑफ करके, थोड़ा राउंड ऑफ में आंसर आ जाएगा। वहां से एजी 107.07, तो 107 क्या राउंड आ रहा है, तो atomic mass of Ag is around almost 1.7। ये दोनों आंसर आ गए। वैसे सिल्वर का एटॉमिक मास हम 108 रखते हैं, जो 107.8 या 9 के राउंड ही आता है। ठीक है, डन। अब देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो आइसोमॉर्फिज्म में ऐसे ही क्वेश्चन है। उस दिन मैंने आपको जो ग्रुप में क्वेश्चन लास्ट क्लास में सेंड किए थे, कल के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की, जो होमवर्क दिया था। उसमें क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13, 5 6 12, 5 6 कहाँ से आ गया भाई, अभी कल ही तो डिस्कस किया था 5 6 नहीं करना है, वापस से 5 6 पे आ गए। और 12 तो बता दिया है कल, कल अब्सेंट था क्या ऋषिकेश? हाँ तो कल बताया तो था 12th वाला, मेटल क्लोराइड वाला, और 5 6 करना नहीं था, बताया था पीओसी से होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से, वो अभी पढ़ा नहीं है हमने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 जैसा अभी मैंने क्वेश्चन कराया वैसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग दे रखी है परसेंटेज वाली, ये अभी सबको करना है, जैसा मैंने कराया सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, Cu2s, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, Cu2s एंड Ag2s are isomorphous, the percentage of sulfur in this compound are this and this percent respectively. If the atomic weight of copper is this, calculate the atomic weight of Ag। Ag का एटॉमिक वेट निकालना है, करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13 करना है आपको। देन द नेचुरल टाइटेनियम नोन एज ड्यूटाइल कंटेनिंग दिस आइसोमॉर्फस विद दिस, 14 करना है, आइसोमॉर्फिज्म पे बेस्ड है, 13 आइसोमॉर्फिज्म पे बेस्ड है। कौन से क्वेश्चन? अरे यार लास्ट क्लास में दिया था ना होमवर्क, डाउट ग्रुप तो खोलो कम से कम। जून 10 में जाइए, जून 10 में जो आपको होमवर्क भेजा था, इमेजेस भेजी थी ना कल, जिसका डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, एटॉमिक वेट वाला जो होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 13 14 बाकी लोगों को मिला, 13 14? हाँ तो सब लोग सॉल्व करिए 13, क्या बोल रहा है ये, फिर क्लास बंद हो जाता है। हाँ 13 वैसे ही है जैसा अभी मैंने दिया था, बस वैल्यूज चेंज किया है, परसेंटेज चेंज किया है ना, 20.14 या 12 परसेंटेज भी सेम रखा है क्या? ओके ठीक है, तो 13 तो फिर वही है, 13 क्वेश्चन वही है, छोड़ दिए 13 को, छोड़िए 13 हो गया, 13 रहने दो, सेम क्वेश्चन ही दिया है वही, परसेंटेज भी वही दिया है। 14 करिए, 14 आइसोमॉर्फिज्म पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए सब लोग।
क्या दिया है 14 में, द नेचुरल टाइटेनियम ऑक्साइड नोन एज ड्यूटाइल एंड कंटेनिंग दिस परसेंट ऑक्सीजन इज आइसोमॉर्फस विद दिस। तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो कि क्या हो जाएगा, अब हमको पता नहीं उसका फॉर्मूला क्या होगा, बट उसको बोल रहा है कि टाइटेनियम ऑक्साइड इज आइसोमॉर्फस। टाइटेनियम ऑक्साइड इज आइसोमॉर्फस with SnO2। SnO2 के साथ आइसोमॉर्फस है, तो टाइटेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। टाइटेनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, TiO2, क्योंकि SnO2 के साथ आइसोमॉर्फस है। दिस विल बी TiO2 नोन एज कैस्टिराइट। अब बोला है टाइटेनियम ऑक्साइड में इस TiO2 में, TiO2 contain how much, नहीं 39.95%, 39.95% ऑफ ऑक्सीजन, 39.95% of oxygen is also this known as, calculate the atomic weight of titanium। तो हमें atomic weight calculate करना है। Titanium contain this percent of oxygen, then atomic weight of titanium। निकालिए आंसर। atomic weight of titanium, ओवरलैपिंग हो रहा है, नहीं ओवरलैपिंग नहीं होगा, रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, स्लाइड चेंज करके तो किया है। कितना आ रहा है, 48 सॉल्व किया, आंसर कितना दिया 48.1। हाँ ठीक है, 48 के अराउंड आ रहा है ना। चलिए एक आंसर आ गया 48। और किसी का आंसर, एग्जैक्ट 48.1 आया है। अब 48 के अराउंड आ जाएगा, 48, 47.9, 47.8, 48, 40.48.1, 48.2, सब ऑलमोस्ट इक्वल है। वहां से कम 4 ऑप्शन देख के तो हम टिक कर ही सकते हैं ना, इतना तो आइडिया है ही। फोर्टी एट आ गया, गुड। सो टाइटेनियम ऑक्साइड कंटेन दिस परसेंट ऑक्सीजन देन एटॉमिक वेट। चलिए अभी सबका आंसर आ गया, जिसका नहीं आया मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। So titanium oxide contain this percent of oxygen। So TiO2 contain 39.95 परसेंटेज दिया है, तो अगर मैं 100 ग्राम ले लूँ तो TiO2 कंटेन 39.95 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड बाकी क्या बच जाएगा, एंड 100 माइनस 39.95, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 39.95 ग्राम ऑफ टाइटेनियम, है ना। So TiO2 contain 39.95 gram of oxygen and 100 minus this gram of titanium। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास है 39.95 ग्राम, एंड मास ऑफ टाइटेनियम, मास ऑफ टाइटेनियम, मास ऑफ टाइटेनियम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 39.95 मतलब 60.05 ग्राम, करेक्ट। ये आ गया, तो दोनों का मास आपको पता है,
टाइटेनियम का भी ऑक्सीजन का भी इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है TiO2, क्योंकि आइसोमॉर्फस है विद SnO2। तो अब क्या करेंगे आगे, आपको बस TiO2 के लिए लगाना है रिलेशन, जो रिलेशन हमने पढ़ा है फॉर कंपाउंड TiO2। TiO2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 into moles of Ti, 2 into moles of Ti should be equal to 1 into moles of oxygen, है ना। ये लाइन तो करेक्ट ही होगी। सो 2 Ti के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1 O के साथ मल्टी, तो 2 into moles of Ti विल बी इक्वल टू 1 into moles of oxygen। 2 into moles की जगह mass of Ti divided by atomic mass of Ti will be equal to 1 into mass of oxygen divided by atomic mass of oxygen। उसके बाद वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। सो 2 इंटू मास ऑफ टी आई हमारे पास कितना गिवन था, टी आई ऑक्सीजन कितना गिवन था इसमें 39.95, तो ये वो था 60.05 मास, और एटॉमिक वेट निकालना है। यहाँ 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 39.95, वो वैल्यू उठा के रख दी 39.95 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना पता है 16। यहाँ से x कैलकुलेट करना है, x इधर लेके जाएंगे, 2 इंटू 16 32 हो जाएगा, 60.05 डिवाइडेड बाय 39.95। अब इसको सॉल्व कर लो, इस 39.9 को 40 ले लो, 39.9 मतलब राउंड ऑफ करके 32, और इसको राउंड ऑफ करके आपने मान लो 60.05 को क्या हम 60 लिख सकते हैं, और 39.95 को आप 39.9 मतलब 40 ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये इससे गया, ये 8 और ये 48। समझ में आया क्या, तो ये आ गया 48। हाँ 48 ले सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ करके 39.95 को 40 ले लिया। अब देखिए वो मैं बार बार आपको क्या समझा रहा हूँ, ये जैसे ये क्वेश्चन है, जहां से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, देखिए इसमें सीधा आंसर निकालना था। इंपॉर्टेंट यही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि देखिए आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शन में हमेशा क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑप्शन अगर इंटीजर टाइप में भी है तो भी वो 48 एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करना है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे जहाँ इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर नीट के हैं या मेंस में जो केवल ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, तो वहां तो ऑप्शन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ऐसा कुछ होगा 48 है, 50 है, 54 है, 58 है, जो भी, तो आप अगर रैंडम करके मतलब इसको राउंड ऑफ करके भी निकालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर 48 का राउंड आ रहा है। अब अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि 48.12, बी ऑप्शन दिया हुआ है 47.95, सी ऑप्शन दिया हुआ है 48.60, डी ऑप्शन, तो ये क्या है, ये बहुत पास पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 48.12, 47.95, 48.6। तब यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग लग रहा है कि ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस के लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो फिर आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज रख के मतलब मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा। तो वो आंसर 48.12 के अराउंड आएगा, तो आंसर ये टिक करेंगे आप। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि मैं राउंड ऑफ भी कर लूंगा तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर एग्जैक्ट आंसर 48.5 के अराउंड भी है और मैंने राउंड ऑफ करके 48 निकाल लिया, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो आंसर समझ में ही आ रहा है कि मेरा आंसर 48 आएगा। ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएंगी। तो राउंड ऑफ करके ही प्रैक्टिस करिए, और राउंड ऑफ करके ही कैलकुलेशंस करनी है, हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, और जनरली ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा इजी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, कैलकुलेशन लेंदी नहीं होती, कंसेप्ट भले कुछ भी लग रहा हो लेकिन कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगी। चलिए हो गया क्लियर। तो ये आइसोमॉर्फिज्म बेस्ड थे क्वेश्चन। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखिए, टू एलिमेंट P and Q
two element P and Q, two element P and Q form the compounds. Two element P and Q form the compounds P2Q3 and PQ2. PQ2. If 0.15 mole, if 0.15 mole of P2Q3 if 0.15 mole of P2Q3 weigh 15.9 gram 15.9 gram and 0.15 mole and 0.15 mole 0.15 mole of 0.15 mole of PQ2 is 9.3 gram 9.3 gram. Calculate the atomic weight of P and Q. Calculate the atomic weight of P and Q. इस तरह का क्वेश्चन, ये सिंपल मोल से रिलेटेड है, एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q, लेकिन ये भी एटॉमिक वेट में आते हैं क्योंकि यहाँ एटॉमिक वेट ही कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ वैसा कोई रूल नहीं, मतलब यहाँ आप देखेंगे इस क्वेश्चन को पढ़िए तो ना तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट वाला यूज कर रहे हैं मेथड जो डुलोंग्स पेटिट लॉ में पढ़ा था, ना तो एलिमेंट क्लोराइड वाला है और ना ही थर्ड आइसोमॉर्फस वाला। तो ये कंसेप्ट मतलब इसमें कोई किसी लाइन में आपको वो तीनों कंसेप्ट यूज होते नहीं दिख रहे। तो नॉर्मल मोल का रिलेशन बेस्ड है क्वेश्चन। अगर आपको मोल्स ट्रायंगल आता है तो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़िए और फिर हमको कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q। So two element P and Q from the compound P2, Q3 and PQ2. If this mole of P2, Q3 with this and this mole of PQ2 with this, calculate the atomic weight of P and Q. चलिए करते हैं इसको, ट्राई करेंगे सब लोग या स्टार्ट करें? ट्राई करेंगे कोई? 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का ही टाइम है, बताऊं? चलो ठीक है, देखो इधर। सो एटॉमिक वेट देखो, एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q कैलकुलेट करना है तो पहले हम इसको मान लेते हैं। लेट्स कंसीडर एटॉमिक वेट X एंड Y, atomic weight of P X and Q is Y. P and Q, तो एटॉमिक वेट हमने इनका क्या मान लिया? कंसीडर एटॉमिक वेट ऑफ P is X and Q is Y। ठीक है, तो P का हमने X मान लिया है, Q का Y। एटॉमिक वेट ऑफ P is Q and P is X and Q is Y। अब देखिए दो कंपाउंड है, कौन कौन से? P2Q3 and PQ2। तो क्या हम 1 मोल का मास निकाल सकते हैं क्या? 1 मोल का मास से क्या होता है? GMM। देखो, मास ऑफ 1 मोल P2Q3, या इसी को बोला जाए 1 मोल के मास को हम बोलते हैं GMM ऑफ P2Q3। मुझे बताएगा कोई P2Q3 का GMM क्या लिखा जाएगा? GMM जैसे आपको बोला जाए ये लिखा हुआ है NaCl और इसका GMM निकालो, तो क्या करते थे हम? बस ऐड कर देते थे ना एटॉमिक वेट। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करके दिखा देते थे 58.5 ग्राम। यही करते थे, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे निकालना है P2Q3 है, सॉरी Q3 का GMM, तो क्या लिखा जाएगा वो? Q क्या है? Q एक एलिमेंट है, और क्या है? Q ये एलिमेंट लिखा तो है पहली लाइन में भाई, अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है Q क्या है।
ये क्या आंसर आया एटॉमिक वेट पार्ट फर्स्ट का, पी का? जीएमएम। तो जीएमएम देखिए 1 मोल P2 जीएमएम ऑफ P2Q3 लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए 2x प्लस 3y। इस लाइन में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीएमएम कैसे निकालते हैं? इनके एटॉमिक वेट को ऐड करते के ना। तो यहाँ 2p है और p का एटॉमिक वेट है x और q एलिमेंट का एटॉमिक वेट है y। ये एलिमेंट है p एंड q। तो इन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट x और y है, तो यहाँ ऐड कर देंगे। ये 2p है यानी 2x प्लस 3y। जैसे यहाँ लिखा होता, अगर मैं इसी चीज को लिख दूं यहाँ पे लाइक Na2O2 और बोला जाए इसका मॉलिक्यूलर मास या जीएमएम निकालो, तो क्या लिखोगे NO2O2 का? 2 इंटू सोडियम का मास 23 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, यही लिखा जाएगा ना Na2O2। वैसे ही P2Q3 के लिए लिख लिया है 2x3y, क्योंकि x और y इनके एटॉमिक मास है। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आनी चाहिए। तो जीएमएम ऑफ P2Q3 हो गया 2x प्लस 3y। ये 1 मोल का मास है। तो 0.15 मोल का मास कितना होगा? मास ऑफ 0.15 मोल P2Q3। हाँ तो 0.15 ही तो लिख रहा हूं भाई। मास ऑफ 0.15 मोल ऑफ P2Q3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर 1 मोल का मास 2x प्लस 3y है तो 0.15 मोल का मास कितना होगा? 0.15 मोल का मास हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 0.15, ये होगा, है ना। 1 मोल का मास इतना है तो 0.15 मोल का मास इतना होगा। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला है कि 0.15 मोल का मास जो है वो 15.9 ग्राम है। इसका मतलब ये वैल्यू 15.9 के इक्वल होनी चाहिए। क्या लिख रहा हूं मैं? इसका मतलब 2x प्लस 3y इंटू 1.5 0.5 शुड बी इक्वल टू 15.9। ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही दूसरी लाइन का यूज करके इक्वेशन सेकंड बनाएंगे और दो अननोन है x और y और दो इक्वेशन होगी और सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया क्या बताया? पहले क्या बताया, इतना समझ में आया? आंसर छोड़ो, अभी पहले यही नहीं समझा है तो यहाँ बात करो। मैंने लिखा है कि 1 मोल P2Q3O3 का जो जीएमएम होता है, 1 मोल के मास को ही जीएमएम बोलते हैं, इसलिए स्लैश करके लिखा है। और जीएमएम क्या कहाँ से निकालते हैं? उनके एटॉमिक वेट को ऐड करके। तो P2Q3 है यानी 2x प्लस 3y हो जाएगा। तो 1 मोल का मास इतना है तो 0.515 मोल का मास कितना होगा? 0.15 का मल्टीप्लाई। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन बोल रहा है कि 1.15 मोल P2Q3 का जो वेट है वो 15.9 ग्राम है और हमारा आ रहा है 2x प्लस 3y इंटू 0.15, यानी ये वैल्यू 15.9 के इक्वल होगी। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर मैनर में अब इक्वेशन सेकंड बनाएंगे और उसमें भी 0.15 मोल के PQ2 कंपाउंड लिया है। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। तो अगली स्लाइड में मैं लिख रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ PQ2। क्या लिखा जाएगा अब बताओ? मास ऑफ 1 मोल ऑफ PQ2। अब कंपाउंड PQ2 है, P और Q कोई एलिमेंट है और ये कंपाउंड है PQ2। तो मास ऑफ 1 मोल का मतलब हो गया उसका जीएमएम। तो जीएमएम ऑफ PQ2 क्या लिखा जाएगा? जीएमएम ऑफ PQ2 लिखा जाएगा P एलिमेंट का एटॉमिक वेट है x, Q एलिमेंट का एटॉमिक वेट है y, तो 2y। ये 1 मोल का मास है। तो मास ऑफ 0.15 मोल ऑफ PQ2 क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ 0.15 मोल ऑफ PQ2 क्या लिखा जाएगा? 0.15 इंटू एक्स प्लस 2y। और फिर क्वेश्चन की सेकेंड लाइन बोल रही है कि 0.15 मोल PQ2 का जो मास होता है, 0.15 मोल ऑफ PQ2 का जो मास है वो कितना है? कितना गिवन है क्वेश्चन में? 9.3 ग्राम। यस, सो 9.3 ग्राम। तो इस बार हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी दिस x प्लस 2y इंटू 0.5, x प्लस 2y इंटू 0.5, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 9.3 ग्राम। ये इक्वेशन सेकेंड।
अब दो अननोन है हमारे पास x और y, और दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर आ गया, क्योंकि x y क्या था, एटॉमिक वेट ऑफ p एंड q हमने माना था। तो p एंड q का एटॉमिक वेट निकालना है, जहां p और q दो एलिमेंट है। तो सॉल्व करेंगे दोनों को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारे पास था x प्लस कितना था, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इंटू 0.15 इज इक्वल टू 15.9। तो 2x प्लस 3y into 0.15 is equal to 15.9, and second equation है x plus 2y into 0.15 is equal to 9.3। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है और वही x y आंसर हो जाएगा। ये सिंपल मोल का रिलेशन यहाँ यूज किया है, यहाँ कुछ भी अलग से कोई नया मेथड नहीं पढ़ा है, सिंपल मोल का रिलेशन, जिसको मोल आता है वो क्वेश्चन हो जाएगा। ये केवल जीएमएम यूज किया है। जीएमएम मतलब एक मोल का मास, और मास कैसे निकालते हैं जीएमएम, एटॉमिक वेट्स को ऐड करके। तो जो भी कंपाउंड बना है PQ2, जैसे यहाँ PQ2 है तो उसके एटॉमिक वेट को ऐड कर दिया x प्लस 2y, और फिर यहाँ से x एंड y निकालेंगे। तो अगर इसको 0.15 डिवाइड कर दें इधर, 15.9 डिवाइडेड बाय दिस, 9.3 डिवाइडेड बाय दिस, 2x प्लस 3y, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, x को हटाएंगे, y निकालिए, मल्टीप्लाई करके x एंड y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करिए सब लोग और बताइए x एंड y कितना कितना आ रहा है। हो जाएगी ना इक्वेशन। ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी, आई थिंक 10th में पढ़ा है ना ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना। दो अननोन है तो कैसे इक्वेशन में x और y की वैल्यूज निकालेंगे। इसको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, इसको आप डिवाइड करिए, 0.15 इधर लेके चले जाते हैं। 0 पॉइंट, अगर कैलकुलेशन पहले मत करिए, 0.15 मैंने बोला था कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में किया करिए। तो 15.9 डिवाइडेड बाय 0.15 हो जाएगा, और ये 9.3 डिवाइडेड बाय 0.15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, और ये हो जाएगा x प्लस 2y। दिस इज 3x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस 3y। तो ये आ गया आपका 2x प्लस 3y, और ये है x प्लस 2y। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके उसको 2x में कन्वर्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 2x प्लस 4y, और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 9.3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 18.6 डिवाइडेड बाय 0.15। ये इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब थर्ड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं। तो थर्ड हमारे पास है 2x प्लस 4y में से पहली इक्वेशन को माइनस किया है, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 18.6 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 15.9, 15.9 डिवाइडेड बाय 0.15। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y से y चला जाएगा, तो बच जाएगा y, y इज इक्वल टू 1/0.15 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 18.6 माइनस 15.9। y इज इक्वल टू 18.6 से 15.9 को माइनस करेंगे यानी 16, तो 2.6 2.7 के अराउंड ना, 0.7 2.7, यह आ जाएगा 15.9, ऐड कर देंगे 2.7 तो 18.6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.15। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 15, ये आया ना भाई। देखो अभी कैलकुलेशन कहीं नहीं किया मैंने, एकदम लास्ट स्टेप में कैलकुलेट कर रहा हूँ।
कहीं को डिवाइड वगैरह नहीं किया है। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी जब आप लास्ट स्टेप तक लेके जाएंगे। अगर आपने पहले ही कैलकुलेशन कर ली तो वो लेंथी होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही 18, तो इसको सॉल्व कर लोगे, y यहाँ से सीधा आ गया 18, और y 18 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x सबका अलग अलग आ रहा है, किसी का 32, किसी का 26, किसी का 36। अच्छा ऋषिकेश का 36 आया है, अमृता 26 आ रहा है आपका। x की वैल्यू, y तो दिख रहा है ना सबको, y तो मैंने ही कर दिया है यहाँ पे। हाँ ठीक है 36 है आपका, अमृता का 26 है, दिस इज 18, y 18 आ गया। y को किसी भी इक्वेशन में उठा के रख लीजिए और फिर x निकालिए। सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन में रख के x निकालो, ज्यादा इजी पड़ेगा। x प्लस 2y, ये 36 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 62 माइनस 36, 26 आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 26, x विल बी इक्वल टू 26, क्योंकि x आ जाएगा टोटल 62 माइनस 36। सो x 26, y आपका कितना है 18। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? हाँ तो 62 ही आता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये 62 करोगे डिवाइड करके, ये 62 आएगा इधर, और इधर 36 आएगा, और 62 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा 26 ही तो आएगा। 62 माइनस 36, समझ में आया? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जीएमएम का यूज किया है। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है? चलिए ओके, तो एटॉमिक वेट के भी क्वेश्चंस हो गए। अब जो बचा हुआ पार्ट जो कल आपको सेंड किया था, वो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आज खत्म कर लीजिए सब लोग, ठीक है? बाकी होमवर्क भी देखता हूँ मैं, किसके कितने बाकी हैं उस पर डिपेंड करेगा। चलिए फिर इसके आगे अब मंडे से पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय।